हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़े नए होंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग क्लास को इन तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको ये पीडीएफ इस क्लास के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कंप्लीट क्लासेस करना चाहते हैं, अभी तक हमारे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो आप देख सकते हैं 249 सिर्फ फी रखी गई है। ये मिनिमम फी है जिससे आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं पे करके। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये किस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग आंसर करेंगे और जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग आंसर करते जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा इज मेनली कंसर्न विथ, यानी राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा मुख्यतः डैश से संबंधित है। एग्जाम में आपके कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूपा के फुल फॉर्म से ही पूछ देता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे ऐसे जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके क्या वर्क हैं, वो कब स्टैब्लिश हुई है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ के बारे में मैंने पहले बताया, अभी आगे हम लोग जानेंगे भी, जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इन एजुकेशनल पॉलिसीज। आप एक चीज देख सकते हैं, इसमें एजुकेशनल प्लानिंग लिखा है और इससे आप गेस भी कर पाएंगे कि जिस बॉडी का नाम ही एजुकेशनल प्लानिंग, तो उसका काम क्या होगा, मैनेजमेंट करना एजुकेशनल पॉलिसीज को, या एजुकेशनल पॉलिसीज बनाना, या एडवाइस देना। आपको बता दें इसका पुराना नाम था NIEPA, नीपा जिसको कहते थे, और 2006 के अप्रॉक्स इसका नाम चेंज करके NUEPA कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है एनसीटी किस लिए कंसर्न है मेनली, तो ये टीचर एजुकेशन के लिए है। आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे देखेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, और इससे रिगार्डिंग हम लोगों ने पिछले थ्योरी क्लास में पढ़ा था टीचिंग मेथड को, उसी से ये क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स फाइंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्फ इन। विद्यार्थी जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल वो पढ़ के जल्दी से आंसर करें। विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं, किस विधि में? तो देखिए, इंटरेक्शन विधि कोई ऐसी विधि नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, दो पर्सन के बीच में होने वाली बातचीत। तो जब अगर यहाँ पे देमसेल्फ लिखा है तो दो पर्सन की तो बात ही नहीं है, यानी यहाँ इंडिविजुअल की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड, जिसको खोज विधि भी कहते हैं। और आपको बता दें, अगर इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड लिखा होता, ह्यूरिस्टिक मेथड, तो वो भी करेक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो बच्चा अपने लेवल पे उसको फाइंड करेगा, इसीलिए इसको एक्सप्लोरेटरी मेथड भी कहा जाता है। इस चीज का भी आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। आ जाइए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये हम लोगों ने जब हम एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को स्टार लगा के बताया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एजुकेशन इज ट्रांसफर्ड बाय 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया। आपको मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा। जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोग इसको बता पाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे इंडिया का, उसमें ये स्टेट लिस्ट में था, यानी स्टेट अपने लेवल पे अलग अलग जो हैं वो पॉलिसीज बनाती थी, जिसकी वजह से क्या था, ऑल ओवर इंडिया पे या नेशनल लेवल पे कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था एजुकेशन का। और इसकी फर्स्ट टाइम डिमांड जो है वो आप राधा कृष्णन कमीशन ने की थी, जैसा मैंने आपको 1948 में बताया भी था कि उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब प्रेजेंट टाइम में भी है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी इस पे आप स्टेट गवर्नमेंट तो रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज बना ही सकती है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इनमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मान्य किया जाता है, यानी ये सुपीरियर है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल? निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।
ये एजुकेशनल या आप कह सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड जो जीएसजीके है उससे क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडी। आप कहेंगे सर ये क्या, यानी ज्ञान दर्शन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है दूरदर्शन का एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आ गए हम लोग। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश बाय डैश रिसर्च मेथड। आपके एग्जाम में ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर के लेवल को थोड़ा मॉडरेट बनाने के लिए। आप इसको अगर थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो वो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग किस मेथड में, किस टाइप के मेथड रिसर्च में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए क्लिनिकल मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कंपैरेटिव में जब हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। डेवलपमेंट मेथड में जो जीरो से लेकर स्टार्टिंग होती है उसमें कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल में ये देखते हैं कि ये चीज अगर आप किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो देखते हैं कि कौन सा केमिकल मिलाने से क्या रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझा दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए लिखा है डैश इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्ड व्हाट इज सपोज टू बी मेजर्ड। यानी डैश वो डिग्री है, इनमें से ऑप्शन बताएंगे वो डिग्री है। डिग्री का मतलब यहाँ पे उस थिंग को लेकर है, उस आप कह सकते हैं कि उस प्रोसेस को लेकर है जिसका एक परीक्षण मापता है कि उसका क्या मापना चाहिए। आपको बता दें जितने भी इवैल्यूएशन होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये चारों चीजें उसमें ध्यान रखी जाती है उसको बनाने से पहले। एक तो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें जो आंसर है सिर्फ उसका आंसर देना, उसमें आपका कोई पर्सनल वैल्यूज ओपिनियन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 का। राइट आंसर हो जाएगा वैलिडिटी। ध्यान रखेंगे विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपका एग्जाम कराया गया यानी यही एग्जाम है, जब इसको बार बार कराया जाए और इवैल्यूएशन यानी मार्क्स जो आपको एक बार मिल गया उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, तब आप कहते हैं कि ये रिलायबल है, ये जो पेपर है रिलायबल है। कितनी बार भी हम अगर कोई चेक करे कॉपीज तो सेम मार्क्स आएगा। और एमसीक्यूज में यही होता है, जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो उसमें किसी में टीचर कभी किसी को कम मार्क्स देता है, किसी को ज्यादा दे देता है। वैलिडिटी ही वो डिग्री है जिससे कि ये कहा जाता है कि जो चीज मापनी है, जैसे आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछने हैं तो आपके एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा, बिकॉज आपके अंदर ये देखना था कि क्या कितनी टीचिंग कैपेबिलिटीज है, तो उसके लिए वैधता वैलिडिटी होनी बहुत ही जरूरी है उसकी। तो इसलिए ऑप्शन 36 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश मीन्स री ईच स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स ए डिजायर्ड गोल और बिहेवियर। डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य, वांछित मतलब क्या होता है, डिजायर्ड, जो आप चाहते हैं वैसे लक्ष्य और व्यवहार की ओर मजबूत करना, क्या कहलाता है। डूइंग, पॉजिटिव प्रैक्टिस, प्रॉम्प्टिंग, या यहां पे शेपिंग हो जाएगा, शेपिंग या टू शेप। आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकार देना, शेप करना। टू शेप का मीन ही होता है ना कि जब कहा जाता है एक टीचर जो है बच्चे को शेप करता है, यानी उसके बिहेवियर को, उसके उसके जो भी चेंजेस लाना चाहता है, अगर उसको इंटेलिजेंट बनाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, तो उसको हर स्टेप पे वो शेप करने का काम करता है। वो उसको एडवाइस देकर, उसको रिइंफोर्समेंट करके, उसको इंस्पायर करके, किसी भी तरीके से। संकेत से नहीं होता, संकेत देने से किसी के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ये बस एक टेक्निक है जो बीच बीच में यूज की जा सकती है, कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस नहीं और नहीं क्विंग से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा है व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25-year-old बॉयज हुज मेंटल लेवल इज 16। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, जल्दी से बताएंगे कि अगर एक पर्सन का जो एक्चुअल एज है वो 25 ईयर है, लेकिन उसकी मानसिक एज यानी मेंटल जो उसकी एज है वो 16 ईयर है, इसका मीन क्या है ये ध्यान रखिएगा। आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो 25 ईयर के होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी आप मैच्योरिटी जो है वो अगर 16 ईयर की है, तो इसको IQ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। इसको कहा जाता है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज, या आप प्रेजेंट एज या एक्चुअल एज कर सकते हैं, एक्चुअल एज, और मल्टीप्लाई बाई 100।
अब आप क्या करेंगे, आईक्यू निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे लिख देंगे मेंटल एज, देखिए लिखा है 16 ईयर, 16 ऊपर रख देंगे, 25 नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये जो 25 है ये 4 टाइम्स चला जाएगा। आईक्यू लेवल कितना आ गया, 64, यानी बिलो एवरेज बच्चा है ये। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एवरेज का इंडिकेशन क्या है आईक्यू लेवल का, तो आईक्यू लेवल जिनका 90 टू 109 होता है उनको एवरेज कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें ढेर सारी कैटेगरीज हैं, उसको किसी एक क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। बहुत ही अच्छा, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, मैं स्टार बना दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हम लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ए, ये टीचिंग मेथड से ही है, फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट। अगर अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है। यानी अगर आप एक ऐसी क्लास में है जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लार्ज स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका मीन क्या हो जाता है, अगर जब ऐसे क्लास की बात की जाती है तो उसमें 35 टू 40 स्टूडेंट्स इसको मान के चला जाता है। लेकिन जब लार्ज कहा जा रहा है, इट मीन्स मोर देन 60 या 50 या 100 है, ठीक है। उनके लिए कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर होगी, आप सभी लोग आंसर करिए, ऑप्शन आप सभी लोग की स्क्रीन पे है, गेस करिए अगर नहीं आता है तो। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिबेट, डिस्कशन और प्रैक्टिकल मेथड जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रेंथ पे नहीं अप्लाई हो पाते हैं, डिबेट कराने में बहुत टाइम टेकन हो जाता है, तो ए नहीं होगा। ग्रुप वर्क तब होता है जब कुछ लिमिटेड लोग हों, अब इतने ग्रुप बन जाएंगे कि टीचर को समय नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं। लेक्चर एंड क्लास नोट्स, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी से अगर ज्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे हैं तो उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है सिर्फ सेल्फ स्टडी करा के। राइट आंसर जो होगा वो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इस एग्जाम के जो बॉडी है वो किसको मानती है। अगर आप उनको ग्रुप वर्क, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप वर्क लार्ज स्केल पे नहीं कराया जा सकता है। तो वैसे अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, व्याख्यान यानी लेक्चर और क्लास नोट्स के थ्रू। यानी जब आप लेक्चर के थ्रू, लेक्चर ये एक ऐसा मेथड है जैसे कि अगर कोई लीडर भी आप देख रहे होते हैं भाषण देता है, स्पीच देता है, तो वो भी एक लेक्चर मेथड है कि उसमें क्या होता है कि बस जितने स्टूडेंट्स हैं वो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, सिर्फ उनका काम क्या होगा, उसको सुनना, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसमें। इसलिए लेक्चर मेथड जो है लार्ज स्केल पे अप्लाई हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है, द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। आपको बता दें ये कमेटी बनाई गई थी, एक छोटी सी कमेटी थी जिसका काम ये था देखना कि जो आज के समय में ये जो वर्क है टीचिंग रिलेटेड वो कितने कल्चरल प्रमोटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, सोशली प्रोडक्टिव हैं। वो कौन सी कमेटी थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करें। बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी। आपको बता दें ये कमेटी जो थी क्लास 10 तक के बच्चों के करिकुलम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। और ये आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि हो सकता है अगर एक आध जगह पे मिस हो जाता है क्लास में, थ्योरी क्लास में, तो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। 1977 में ये कमेटी बनी थी। राम मूर्ति समिति मैंने आपको बताया था कि ये 1990 में बनी थी। इसी के बाद एक्शन प्लान आया था जो POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इसका। इफ यू सपोज इज डैश ग्रुप वर्क इज नॉट ए गुड आइडिया, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है कि अगर आप सपोज करते हैं, अब वो क्या सपोज करते हैं कि जिसमें ग्रुप वर्क जो है वो अच्छा आइडिया नहीं होगा यानी इफेक्टिव नहीं होगा। देखिए, समन्वय और साझाकरण में सुधार करना, क्या इसके लिए ग्रुप वर्क इफेक्टिव नहीं होगा? ठीक है, हम लोग अभी इसको कंसीडर करते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर डिवीजन ऑफ वर्क जो है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अगर आपको बच्चों में, बच्चों के ग्रुप में या कोऑर्डिनेशन या उनके अंदर हेल्पिंग नेचर लाना है तो ग्रुप वर्क जो है वो नो डाउट वो काफी इंपैक्ट डालता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट ए गुड आइडिया,
यानी जो ग्रुप वर्क जो है इन 4 ऑप्शन में से जिन पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए तो होगा लेकिन हमें नहीं बताना है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भी बच्चों में ढेर सारा ग्रुप डिवाइड किया जाता है और ग्रुप लीडर बनाए जाते हैं। उसके बाद टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। देखिए जब किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करने के, अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं और उनमें इंडिविजुअली किसी के बारे में जानना है कि इससे क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो वहां पे ग्रुप वर्क इंपैक्टफुल नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए भी ग्रुप वर्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे कोई जैसे आप कह सकते हैं गेम मेथड, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए हम लोग। चॉइस ऑफ ए वोकेशन डिपेंड्स ऑन, किसी व्यवसाय का चुनाव डैश पर निर्भर करता है। आपको मैंने बताया था टीचिंग एज ए प्रोफेशन की क्लास में हम लोगों ने ये कवर किया है, ध्यान रखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? क्या ईज ऑफ एडमिशन, क्या उसमें इजी है एडमिशन लेना इसलिए आप उसको चूज करते हैं? इनकम जनरेट बाय ऑक्यूपेशन, क्या इनकम के लिए, हालांकि वो एक्चुअलिटी अलग है, रियलिटी अलग है कि आप लोग, सभी लोग नो डाउट वो ऑक्यूपेशन करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा थोड़ा आइडियल सोच कर आंसर देना है आप सभी लोगों को, जल्दी से दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द लर्नर। आप जो भी चीजें हैं, जिस भी व्यवसाय को चुन रहे हैं, वो आप ये देख कर चुनेंगे कि आपकी उसमें कितना इंटरेस्ट है, आपके पास कितनी स्किल है उस ऑक्यूपेशन को लेकर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते जाएंगे आप सभी लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 भी है। एग्जाम में कुछ ऐसे सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये किसी एक क्लास से कवर नहीं कराया जा सकता, इसलिए प्रैक्टिस सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जनरेशन गैप्स रेफर्स टू, पीढ़ी अंतर या जनरेशन गैप डैश को संदर्भित करता है। यानी जनरेशन गैप से क्या वो चीज है जो ज्यादा इंपैक्टफुल है या उससे ये चीजें होती हैं। पहला, एटीट्यूड्स ऑफ एडल्ट्स टू टीनेजर्स, क्या एज ग्रुप, यानी जनरेशन गैप से, जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, जैसे फैमिली में अगर कोई 60 ईयर का है, उनकी जो नीचे जनरेशन है, यानी जब लेट शादी होती है तो बच्चे 15 ईयर के होंगे, 10 ईयर के होंगे, तो ये क्या हो गया, एक जनरेशन गैप हो गया। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो सीनियर मेंबर है और एक जो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा घर में अगर कोई फैमिली मेंबर है, उसमें 50 ईयर का डिफरेंस आ गया। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो इसी को जनरेशन गैप कहा जाता है। आप सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए प्रॉब्लम ऑफ टीनेजर, इससे कोई मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है कि जनरेशन गैप से प्रॉब्लम आती है टीनेजर्स में। टू ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एडोलसेंट्स, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरों के प्रति वयस्कों में दृष्टिकोण जो है, डिफरेंस इन वैल्यूज, सॉरी ये ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। विभिन्न समूहों में अंतर। देखिए अब क्या है कि जो हमारे गार्जियन हैं उनकी जो आप देखे होंगे उनकी वैल्यूज अलग हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन गैप होने की वजह से बहुत जगहों पे क्लैशेस होता है हमारे उनके थॉट प्रोसेस में, माइंड सेट में, ढेर सारी चीजों में। तो ये एक आप अब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आप खुद भी फील करके इसको आंसर कर सकते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे। व्हाई शुड ए टीचर बी एन आइडियलिस्टिक एंड सेट एग्जांपल्स, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा, जो राइट आंसर होगा, देखिए छात्र को मूल्य नहीं होता है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों के अंदर मूल्य, वैल्यूज उनके फैमिली से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, उनके गार्जियन से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। टीचर इज एन एडल्ट, क्या टीचर वयस्क है इसलिए उसको आदर्शवादी बनना चाहिए? ऐसा नहीं है। टीचर इज ए पैटर्नल फिगर, पिता तुल्य है इसलिए? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स यूजली इमिटेट टीचर्स, देखिए एक टीचर जो है वो लाख बुरा हो लेकिन बच्चों के सामने उसे अच्छा बन के रहना इसलिए पड़ता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे पिपल्स होते हैं, वो इमिटेट करते हैं, शिक्षकों के, टीचर्स की नकल करते हैं। टीचर जिस तरीके से वेल मेंटेन होगा, जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से, यानी सारे चीज उसका बिहेवियर को आप भी फील किए होंगे अपने आप
आप अपने स्कूल टाइम में कि जो भी अच्छे टीचर होते हैं आप उनको फॉलो करते हैं, आप उनके फैन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए एक टीचर को आइडियलिस्टिक बन के रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। हाउ ए टीचर शुड बी बिहेव विद द स्टूडेंट्स। एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, बट देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करता है। जनरल यानी सामान्य व्यवहार, फादर की तरह, फ्रेंड की तरह या लीडर की तरह। यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है कि देखते हैं, और आप सभी लोग मुझे पता है जो आंसर करेंगे वो सही नहीं होगा। देखिए फ्रेंड नहीं होगा। फ्रेंड की तरह वो एक शॉर्ट टाइम तक कर सकता है, यानी जब उसको कोई प्रॉब्लम जाननी हो, लेकिन उसका जो बिहेवियर होना चाहिए वो फादर की तरह नहीं, सामान्य तो बिल्कुल नहीं, एक लीडर की तरह होना चाहिए। लीडर का मतलब क्या है, वो बच्चों को लीड कर रहा है, बच्चों को उनके फ्यूचर की तरफ, उनके गोल की तरफ लीड कर रहा है। लीडर का मतलब आज अब प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर है उससे आप बिल्कुल कोरिलेट नहीं करिएगा। लीडर का मतलब है जो डायरेक्शन दे, जो उनको लीड करे, जो उनको इंकरेज करे, तो वैसा बिहेवियर होना चाहिए। एक डायरेक्ट मतलब उनको डायरेक्शनल बिहेवियर, उनको एक तरीके से वो डायरेक्टर की डायरेक्टर के रोल में हो वो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है, ये क्वेश्चन कई बार आया, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाई, चरित्र डैश द्वारा विकसित किया जाता है। अगर हमारे अंदर अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे आप कहते हैं ना उस पर्सन के कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं, वो उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, यानी जो भी आप बिहेवियर को लेकर बात करते हो वो क्या है, उसमें कौन सी चीजें जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी एंड ऑल ऑफ द एबव, यानी इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता और उपरोक्त तो सभी। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किसी भी ह्यूमन, किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए या कैरेक्टर के बिल्ड होने में किन किन चीजों का रोल होता है। पहले तो उसकी विल पावर, जब तक वो पर्सन खुद को वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाता है तब तक वो चेंजेस नहीं शो हो सकते हैं। सेकेंड वन हो जाएगा कंडक्ट एंड बिहेवियर, जब तक उसके कंडक्ट, उसके जो वो सोच रहा है, जब तक वो उस तरीके से उन चीजों को अप्लाई ना करे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ना लाए, तब तक वो उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है। मोरालिटी, ध्यान रखना है उसको, अपनी नैतिकता, क्या नैतिक है चीजें, क्या अनैतिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये वन लाइनर टाइप का है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हु डेवलप द इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, यानी शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया है। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू ही याद करना पड़ेगा कि ये जो इंटरैक्शन कैटेगरी का जो इसमें क्या है, सिस्टम की बात की गई है, ये किसने डेवलप किया है, तो वो किया है प्लैंडर ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये आगे जब आप लोग बीएड डिग्री परस्यू करेंगे वहां पे आप लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इन सबको पढ़ाने लगेंगे हम लोग तो वो होगा क्या कि ये स्पेसिफिक थोड़े से पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से 48 नंबर क्वेश्चन भी है, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, मनोविश्लेषक का जनक किसे कहा जाता है। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ये आगे कराए भी जाएंगे आपके मैराथन क्लासेस या क्विक रिवीजन क्लासेस में। अगर आप जानते हो तो आंसर करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड को जो है साइको एनालिसिस, देखिए साइकोलॉजिस्ट नहीं लिखा है, साइको एनालिसिस का फादर कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को, एसएफ को। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इनको एज इट इज आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों की स्क्रीन पे साइकोलॉजी यानी सिचुएशनल क्वेश्चन है। यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट्स इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम। आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, वो मतलब यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब गुस्सैल टाइप का है, या उससे बच्चे झगड़ते हैं या वो बच्चों से झगड़ता है, आप उनको कैसे डील करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताएं। देखिए लिखा अलाउ हिम टू अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एग्रेसिवली, क्या आप उनको अलाउ करेंगे कि वो और आक्रामक तरीके से कार्य करे। बिल्कुल नहीं। अगर वो एग्रेसिव है तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, उसको आप प्रमोट करें, इनहेंस करें उसकी उसी एक्टिविटी के लिए। आप उसको पनिश बिल्कुल नहीं करेंगे।
कहीं पर भी आपके एग्जाम में आए पनिश, तो पनिश जो है अल्टीमेटम आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ये वो सिचुएशन है जो एकदम लास्ट में की जा सकती है, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी इसको लेकर राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। पुट हिम इन हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एंड एम्बेरेसिंग सिचुएशन। हाईली एम्बेरेसिंग सिचुएशन में नहीं रखा जा सकता है, यहाँ पे हाईली रखने से, और फ्रस्ट्रेटिंग यानी उसको निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में तब डालेंगे जब आप कई तरीकों से उसको समझा लेंगे, शिकायत कर लेंगे। देन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रेशन। आप उसको बताएंगे कि आप अगर इतने गुस्सैल हो, इसकी वजह से आपका नुकसान क्या होगा, आपके बाकी क्लास के बच्चे जो है फ्रेंड नहीं बनेंगे, आपसे टिफिन शेयर नहीं करेंगी। ये सारी चीजें जब आप उसको बताओगे में, और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप उसको हैंडल कर पाओगे कुछ इस तरीके से। अगर आप उसको पहले ही पनिश करने लगोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव, आप कितना भी चालोगे वो आपसे हैंडल नहीं होगा वो बच्चा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी वन लाइनर टाइप का है। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थियरी ऑफ टीचिंग इज। यहां पे देखिए कॉग्निटिव थियरी ऑफ टीचिंग लिखा है, अगर कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग लिखा होता, लर्निंग, तो जीन पियाजे जेपी यानी जीन पियाजे इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव थियरी ऑफ टीचिंग लिखा है। इसके लिए इसको आपको याद ही रखना होगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, एनएल गेज जो है, इन्होंने एक कॉग्निटिव थियरी दी है टीचिंग को, और इन्होंने ये भी बताया कि कोई भी एक ऐसी इंडिविजुअल थियरी नहीं हो सकती है, एनएल गेज कहते हैं, जो कि फुली कंप्लीटली हर जगह उसको अप्लाई किया जा सके। हर टीचर की अपनी अलग अलग उसको कह सकते हैं कि टीचिंग स्टाइल होती है, टीचिंग स्किल होती है, और कोई एक थियरी नहीं होती है जिसको वो अप्लाई करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट थियरीज को अपने उस सेशन में अप्लाई करता है। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 यानी टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेट में हम लोग बात करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूं इसके बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ हम लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, और कुछ जीके जीएस टाइप के क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये पीडीएफ आपके जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो इसको एक बार देख पाएंगे विद आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।